So I welcome you all to the General English class for AE Mains. And this is the first class, the first official class of General English. Though we had one class, I think 2 days ago. उस क्लास में हमने डिस्कस किया था आपका सिलेबस, आपका एग्जाम पैटर्न एंड स्ट्रेटजी. And from today onwards, we are going to start discussing the questions of different topics. चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में. लेट अदर्स ज्वाइन. Kindly keep yourself muted, please. सब लोग म्यूट रखेंगे for the smooth going of the class. So first of all, I congratulate you all for your success. एक सेंटेंस रखते हैं, ठीक है? चलिए, कितना परसेंट मार्क्स इंग्लिश से आएगा? देखिए, आपका जो एग्जाम है उसमें द एग्जाम कंप्राइजेस 150 मार्क्स एंड 3 सब्जेक्ट्स, जहाँ पे इंग्लिश से आपका 50 मार्क्स का आएगा. ठीक है? The strategy भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे. We'll have a quick recap about the syllabus, strategy, exam pattern, comprehension. Definitely they will ask comprehension RC. फर्स्ट क्लास में नहीं था. फर्स्ट क्लास में कुछ नहीं था. We just discussed the syllabus and I'll discuss in this class as well. थोड़ा सा समरी में कैसे अटेम्प्ट करेगा और कैसे प्रिपरेशन करना है सब बताऊंगा. डोंट वरी, आई विल डिस्कस एवरीथिंग विद यू ऑल. ठीक है? और इस क्लास में यू विल गेट मोस्ट वैल्यूएबल कंटेंट. आई एम प्रिपेयरिंग कंटेंट फॉर यू डे बाय डे, एवरी डे. एंड आई एम ऑल्सो शेयरिंग डिफरेंट क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ पोल, जहां पे आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो विल स्टार्ट विद दिस सेंटेंस. चलिए मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दिस वन इज करेक्ट सेंटेंस? इतना आवर्स का क्लास विल हैव एटलीस्ट फॉर 1.5 आवर्स ना, कम से कम 1.5 घंटे का क्लास तो मुझे करना पड़ेगा आप लोगों के लिए. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ प्रैक्टिस बैच. सो मेनली विल फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग थिंग्स, है ना? हम लोग हर एक टॉपिक के एग्जाम्स जो क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करेंगे. एंड थ्रू प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल वॉक यू थ्रू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स. ठीक है? हालांकि जहां पे मुझे लगेगा कि क्वेश्चंस के अलावा आपको कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है, आई विल वॉक यू थ्रू ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स. और एक और काम हम लोग कर सकते हैं, वो ये है दैट फॉर ईच टॉपिक मैं एक पोल कंडक्ट करूंगा एंड यू गाइज विल टेल मी कि क्या उस टॉपिक के बारे में आपको बेसिक्स जानने हैं और यू आर कंफर्टेबल विद प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, है ना? सो आई विल कंसल्ट विद यू ऑल अबाउट के सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन से काम चल जाएगा अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक और वी नीड टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स. क्योंकि कुछ ना कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जहां पे मुझे आपको उसके बेसिक्स समझाने पड़ेंगे, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू अटेम्प्ट देम, है ना? क्योंकि क्वेश्चंस आप रट नहीं सकते. यू कैन अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स बट यू कैन नॉट क्रैम सेंटेंसेस, क्योंकि इट इज नॉट गारंटीड ना कि जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे. देयर इज नो गारंटी ऑफ दैट. So what we have to focus on, we have to focus on that particular concept on which the question is based. Because once we understand the concept, we can attempt thousands of questions. Those are based on that particular concept. ठीक है? चलिए, तो जैसा मैंने आपसे कुछ कोई कुछ सुनाई दे रहा है क्या? Am I audible to you all? Am I audible? Yes, I sir. hope Yes, yes. sir. Audible, audible. Yes. Yes, sir.
ऑडिबल। ठीक है, बस अपना आप माइक को म्यूट रखिएगा. इफ आई आस्क यू टू स्पीक देन यू कैन स्पीक. तो we'll start the class with this first sentence that I have written for you all. I congratulate you all for your success in the recruitment test. Is this sentence correct? सबसे पहले मुझे आप यही सेंटेंस बताएंगे कि ये सेंटेंस गलत है कि सही. बिकॉज ये सेंटेंस एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, नॉट एग्जैक्टली दिस वन बट सेम काइंड ऑफ सेंटेंस. I congratulate you all for your success in the recruitment test. So is this sentence correct, or do we can we make some improvement in this sentence? चलिए मैं आपको बताता हूँ. ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत है ना. जानबूझ के मैंने गलत लिखा हुआ है, जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज. ऑल शुड नॉट बी देयर. ऑल इज फाइन डियर. ऑल इज फाइन. रॉन्ग. प्रॉब्ली इन यू एंड योर्स. ऐसा भी नहीं है. देखिए, द प्रॉब्लम विद दिस सेंटेंस इज whenever you congratulate someone, you congratulate them on. ठीक है, on their success. तो यहाँ पे for की जरूरत नहीं है. यहाँ पे we have to use on. Question based on preposition. So whenever you see such a question, you have to be sure that you have to use congratulate on your success, not for your success. ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे. So I congratulate you all on your success, ना कि for your success. One of the most common sentences that different exams ask. ठीक है, आपको ध्यान रखना है. when we'll discuss prepositions, मैं ये सब डिस्कस करूंगा. चलिए, so now move on to the next slide. क्या है देखते हैं उसमें. Syllabus. So let's talk about your syllabus. This time you are not going to write essay, letter, report, anything. You don't have to write. You have to focus on objective questions, है ना. तो अब की बार आपको राइटिंग पे फोकस नहीं करना है, like we used to do in earlier exams, है ना. So the syllabus can be divided into 3 parts. इस सिलेबस को जहां पे आपको मेरी राइटिंग समझ में ना आए मुझे बता देना, तो आई ट्राई माय बेस्ट राइट लेजिबल थिंग्स. तो आपका सिलेबस जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आरसी. आप सब जानते हैं, है ना. यू विल बी गिवन अ पैराग्राफ एंड बेस्ड ऑन दैट पैराग्राफ यू हैव टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस. अब ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा. डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू डू इट इन द क्लास बिकॉज इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. मैं आपके साथ में शेयर करूंगा पैसेज इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ. ठीक है, पैसेज के पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा. एंड इन अ वीक यू विल गेट 3 पीडीएफ. एक हफ्ते में कम से कम 3 पैसेज आपको सॉल्व करने हैं. यू विल सॉल्व दोस पैसेजेस. आफ्टर दैट आई विल शेयर आंसर कीज विद यू, है ना. सो यू कैन मैच योर आंसर्स विद द आंसर की एंड कैन फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ कि आपने कितना सही किया है. पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये नहीं बोल रहा हूं मैं, बट ये मत सोचना कि ये ऐसे ही हो जाएगा. हो तो जाएगा बट इट विल कंज्यूम योर टाइम. इफ यू डोंट प्रैक्टिस इट, इट विल कंज्यूम योर टाइम. सो गो विथ प्रैक्टिस. जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे यू विल बी एबल टू सॉल्व इट क्विकली. बिकॉज एग्जाम में टाइम ही इंपॉर्टेंट होता है. टाइम के साथ एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है. आप अगर इफ यू आर गिवन इनफ टाइम यू विल बी एबल टू कंप्लीट और एक्सेल द होल पेपर. बट इट इज नॉट अबाउट कि आप पूरा पेपर जानते हैं कि नहीं जानते. इट इज अबाउट कि आप गिवन टाइम में वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं. तो पैसेज के लिए रीडिंग की प्रैक्टिस जरूरी होती है ना. इफ यू आर एबल टू रीड केयरफुली और इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्विकली व्हाट दे आर आस्किंग, तो आप कम टाइम में सॉल्व कर पाते हैं. और इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे. एक हफ्ते में 3 पीडीएफ आपको शेयर करूंगा, उनको आप प्रैक्टिस करना, आंसर की शेयर करूंगा. ठीक है ना. तो इस तरह से वील डील विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. एंड द सेकंड पार्ट इज ग्रामर. Grammar is the most important part for your syllabus because most of the questions are based in on grammar. जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं ग्रामर के उनको आपको प्रैक्टिस करना होगा, है ना. और वो सब की प्रैक्टिस हम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस. क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं ग्रामर में. सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव टू फोकस ऑन एंड दैट दे कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम. सो वी हैव, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है आपका, है ना. First of all, the foundation is parts of speech in which we have noun, pronoun,
एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, prepositions, conjunctions. Interjections उतना important नहीं है, so I have not written it in this list. Article or determiners. Articles and determiners are actually part of adjectives. ऐसा नहीं बोलूंगा मैं. Rather we should say that determiner is a big family, है ना? Determiner is a big family, और in determiner we include adjectives. डिटरमिनर के अंदर ही हम लोग एडजेक्टिव्स को इंक्लूड करते हैं, और इसके अंदर ही वी इंक्लूड आर्टिकल, द यूज ऑफ ए एंड द. देन वी हैव टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. डेफिनेटली जब भी आपके सामने आते हैं क्वेश्चंस लाइक कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, टेंस प्ले अ की रोल. Once you understand the sentence structure, how sentences are formed, it becomes easy for you to understand, to judge the sentence, है ना? So tense discuss करेंगे. टेंस के बाद में देन वील हैव एक्टिव, पैसिव. एक्टिव पैसिव में हम लोग सीखेंगे हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव. लेट मी टेल यू, टेंस और एक्टिव बोथ आर सेम थिंग. जो आप टेंस कहते हैं उन्हीं को हम लोग एक्टिव कहते हैं, ठीक है? और जो आपके एक्टिव है उन्हीं से हम लोग पैसिव बनाते हैं. So don't be confused between tense and active. They are different entities. They are same thing. Once you are comfortable with active, passive, and tense, then we'll go through narration. Narration also known as direct indirect speech, है ना? Direct indirect speech भी हम लोग इसे कहते हैं. We change sentences from direct speech to indirect speech and vice versa. Then we have question tags. एक दिन में हो जाएगा आपका. Conditional sentence will take only one class. Conditional sentence is a part of conjunction. ये आपका conjunction का part है. Still we discuss it separately. 4 तरह के conditional sentences होते हैं आपके. Then we are going to discuss clause. Clause से भी आपके questions आते हैं, ध्यान रखिएगा. And understanding clause depends on the understanding of noun, adjectives and adverbs. Because clause के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है? If I talk about clause, we have noun clause, है ना? We have adjective clause. We have adverb clause. So if you understand noun completely, you can easily go through or run through noun clause. If you understand adjectives, you can easily understand adjective clause. उसी तरह से अगर आप adverb के concepts को बेहतर समझते हैं, it is easy for you to understand what is adverb clause. तो don't think कि noun, adjective, adverb important नहीं होते हैं. They are the key chapters in your English grammar, be it writing, reading, speaking, everything. Noun और pronoun को आप ignore नहीं कर सकते. I tell you, है ना? Because to form a sentence we first need a subject. और सब्जेक्ट कौन होता है आपके सेंटेंस में? या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है. 99.99% we make either nouns or pronouns the subject of our sentence, है ना? आप कुछ भी लिखो. If I say I congratulate you, I is a pronoun. If I say she is a bright student, this is again pronoun. If I say you are awesome, this is pronoun. If I refer to some person, then that is a noun. So you cannot ignore nouns and pronouns, ठीक है? और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज इन टुडेज क्लास, है ना? सबसे पहले मैंने चूज करा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट क्लास. और जैसा मैंने आपको बताया कि मोस्टली आई विल फोकस ऑन प्रैक्टिस, बट अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है, या फिर आपको लगता है कि सर वी नीड बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस टॉपिक, देन एक पोल में फिर आपके ग्रुप में डालूंगा और उसमें आप मुझे बता सकते हैं. एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द पोल आई विल डिसाइड के shall we go through the concepts. वैसे मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट जरूरी रहेंगे. कई बार आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं कि सर यहाँ पे आप क्यों कॉन्सेप्ट्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी दैट वुड बी वर्थ, है ना? वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और आपके फायदे के लिए होगा. इस क्लास में जो भी होगा इट विल बी इन योर इंटरेस्ट.
वोकेबुलरी के अंदर विल हैव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। मैंने आज शेयर किए थे पीडीएफ ऑफ वन वर्ड एंड मिसस्पेल्ड वर्ड्स, गो थ्रू देम। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। इसके अलावा मैं आपके साथ में जो पोल शेयर करता हूँ, डिफरेंट क्वेश्चन जो मैं कल से आज तक शेयर कर रहा हूँ, इन इन दैट पोल यू विल गेट क्वेश्चंस ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, मे बी फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, है ना। तो उसके जरिए भी आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी वोकेबुलरी को लेके। देन दिस इज आवर टुडेज टॉपिक, वी आर गोइंग टू डिस्कस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आई हैव मेंशन्ड इन it in the last, still I am choosing it first. What is the reason? The reason is subject verb agreement is a combination of all topics. ठीक है, different concepts from different topics जहाँ पे we talk about subject verb concord are all included in this topic. सबसे पहले आई टॉक अबाउट व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लिटरली नाम से पता चलता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज अ स्टेट इन विच योर वर्ब मस्ट एग्री विद योर सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, योर वर्ब मस्ट एग्री विद योर सब्जेक्ट। ठीक है, आपको जो वर्ब यूज करनी है वो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से करनी है, बिकॉज डेफिनेटली अगर आप एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं, यू नीड अ सब्जेक्ट, and if you don't use the verb according to the subject, that would be an error in your sentence. So what we are going to learn in this class, in this first class, is how to use verbs according to the subject, है ना। ठीक है, हम लोग एक बात जानते हैं, that if our subject is singular, the verb must be singular, है ना। यही तो हम लोग सब जानते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, then the verb must be singular. And if the subject is plural, the verb must also be plural. This is the basic thing. अगर आपसे कोई पूछता है that what is the definition or how will you define subject verb agreement, it is quite simple. We have to use our verbs as per according that they must agree with our subject. If our subject is singular, our verb must be singular. If our subject is plural, then we have to go for plural. लेकिन यहाँ पे देयर आर डिफरेंट ट्रिकी मेथड्स, आई मीन टॉप, मैं कह सकता हूँ कॉन्सेप्ट्स हैं दैट माइट कंफ्यूज यू इफ यू डोंट स्टडी अबाउट देम, है ना। तो कुछ अभिजीत रह जाता जी। काइंडली म्यूट रखेंगे, एवरीबडी प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड। ठीक है, आर्य अभिजीत, आर्य काइंडली अभिजीत। एवरीबडी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। 1 मिनट रुकिएगा, है ना, जस्ट अ मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते ना, लेट्स मूव ऑन, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो लेट्स हैव, these are some warm up questions that we are going to start with, है ना, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा इन questions के साथ में। these are some easy questions. I want you to look at these questions.
चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में द क्वेश्चन इज वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हैव बोरोड हिज न्यूली ब्रॉट कार फॉर अ वीक। इस क्वेश्चन के अंदर लेट्स फर्स्ट डिवाइड दिस क्वेश्चन इन डिफरेंट पार्ट्स, है ना। इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एंड द फोर्थ पार्ट इज डेफिनेटली नो एरर। सो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हैव बोरोड हिज न्यूली ब्रॉट कार फॉर अ वीक। यहाँ पे हमें देखना है कि भाई कौन सा पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वी ऑलवेज लुक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज आवर सब्जेक्ट। नाउ देखिएगा, यहाँ पे मैंने हैव यूज करा हुआ है ना। वी आर यूजिंग अ प्लूरल वर्ब। सेल वी यूज इट और नॉट, मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है। आप सब लोग काइंडली मुझे चैट में बात कर सकते हैं ना। इफ यू हैव आंसर्स और इफ यू वांट टू से समथिंग, आप मुझे चैट में कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल रीड देम। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है ना ये गलत है ना। मुझे यहाँ पे हैज यूज करना चाहिए था। नाउ आई विल टेल यू कि इसमें हैज यूज करा क्यों है ना। बिल्कुल सही है, केनली एंड यूजर दे आर सेइंग हैज। अब कैसे आप डिसाइड करोगे कि आपको हैव यूज करना है, हैज यूज करना है। देखिए, ये जो ऑफ है ना, ये प्रेपोजिशन है ना। ये प्रेपोजिशन है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आफ्टर प्रेपोजिशन, आफ्टर प्रेपोजिशन वी ऑलवेज हैव ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्सक्यूज मी। प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। और सेंटेंस में आपकी जो वर्ब होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वन, जो कि डेफिनेटली सिंगुलर सब्जेक्ट है। एंड दैट इज वाई वी आर यूजिंग हैज एंड नॉट हैव। ध्यान रखिएगा, है ना। हमारी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है ना। ये जो ऑब्जेक्ट है, सो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपकी वर्ब नहीं होगी। हैव गलत है, हैज सही है। कैसे पता लगाया मैंने? क्योंकि अगर मेरे पास प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद में आई विल ऑलवेज हैव एन ऑब्जेक्ट और मेरी वर्ब होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। एक और सेंटेंस देख। एक ये सिंपल सेंटेंस और लिखा है मैंने आपके लिए। सी टुगेदर विद हर फ्रेंड्स आर रेडी टू गो ऑन अ टूर। अब यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है ना। इन दिस सेंटेंस वी आर डीलिंग विद द सेम कॉन्सेप्ट। कैन वी ओमिट हैज इन दिस सेंटेंस सर? इसमें आप फर्स्ट सेंटेंस में हैज को ओमिट नहीं कर सकते, है ना, बिकॉज दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। हालांकि अगर आप इसे ओमिट करते हो, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स बोरोड हिज कार, इन दैट केस इट बिकम्स पास्ट सिंपल। in that case it becomes past simple, so we don't have to change the tense। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नजर आता है ना, एंड इफ यू कैन क्लियरली सी दैट द प्रॉब्लम इज विद द वर्ब, देन डोंट चेंज द टेंस अननेसेसरीली, है ना। उसको आप चेंज मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप हैज को रिमूव मत करिए, बेटर यू चेंज हैव टू हैज। सी टुगेदर विद हर फ्रेंड्स आर रेडी टू गो ऑन अ टूर। किसी ने कमेंट किया है आर, बिल्कुल सही कमेंट किया है। लेट मी टेल यू द रीजन कि आर क्यों होगा, आई मीन इज क्यों होगा। बिकॉज टुगेदर विद अगेन इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। टुगेदर विद में दो वर्ड्स हैं, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। एंड आफ्टर प्रेपोजिशन वी हैव ऑब्जेक्ट, और हमारी वर्ब होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड दैट इज सी। सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है।
है ना। इस तरह से हमें यूज करना है। चलिए, तो एक बार आप सेकंड क्वेश्चन को भी देखिए। सेकंड क्वेश्चन में ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, half of the players was struggling against the off spinner. Half of the players was struggling, आधे से ज्यादा जो प्लेयर्स है ना, वो किसी ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट में स्ट्रगल कर रहे थे, है ना। मे बी ही वॉज वेरी गुड बॉलर, सो दे वर नॉट एबल टू बैट हिज बॉल्स। वर, मिबोम सेइंग वर इन प्लेस ऑफ वाइस, ठीक है। अयांग टाइम, क्या कर सकते हैं भाई इसके अंदर, बिल्कुल सही चुना है आपने, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेयर्स। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपको नजर आएगी, मैंने क्या कहा था कि ऑफ के बाद में ऑब्जेक्ट होता है और आपकी वर्ब होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उस हिसाब से तो भाई वॉज सही हो गया, है ना। अब आप सुनते जाइएगा, उस हिसाब से तो वॉज सही होना चाहिए, बिकॉज हाफ इज काइंड ऑफ अ यूनिट, और ये आपका एक सिंगुलर यूनिट की तरह काम करता है। लेकिन whenever you are given half of the three fourth of the, है ना, वन 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 थर्ड ऑफ the, in that case आपकी वर्ब डिपेंड करती है ऑन द नाउन। अगर आपका नाउन प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी होनी चाहिए प्लूरल, है ना। यहाँ पे आपकी वर्ब हाफ पे डिपेंड नहीं करती, यहाँ पे आपकी वर्ब डिपेंड करती है आपके नाउन पर। And what is the reason behind this? Because half of the can be used with both plural and uncountable noun. If I say half of the money were spent, is it correct now? Half of the money were spent. Can we say this? Was spent, है ना। अब हम लोग क्या बोलेंगे, half of the money was spent। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा नाउन अनकाउंटेबल है भाई। मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, है ना। तो नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी पड़ेगी, बिकॉज विद ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स वी यूज सिंगुलर वर्ब। तो आप देख रहे हैं, subject verb agreement is a combination of different topics. You need to know about nouns, you need to know about verbs, pronouns, prepositions, everything, तब जाके आप इसे सही कर पाते हैं, है ना। तो इस टॉपिक को चूज करने का रीजन यही था, दैट वी आर गेट द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस मल्टीपल टॉपिक्स। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है ना। वी आर ऑल्सो डीलिंग विथ मनी, दैट इज ऑलवेज एन अनकाउंटेबल नाउन। और ध्यान रखिएगा, हाफ ऑफ द को आप यूज कर सकते हैं विद बोथ प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन लाइक मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनी ऑफ द मेंबर्स हैज अपोज द डिसीजन। मेनी ऑफ द मेंबर्स हैज अपोज द डिसीजंस, बहुत सारे मेंबर्स। अब यहाँ पे मैनी जो है ना, ये एक प्रोनाउन भी होता है और ये एक डिटर्मिनर भी होता है, एंड इट इज ऑलवेज यूज्ड विद प्लूरल नाउन। हमेशा प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं, और डेफिनेटली वी आर यूजिंग मेंबर्स। और अगर आप मैनी के हिसाब से भी देखते हैं तो आपकी वर्ब होनी चाहिए थी हैव, बिकॉज मैनी स्टैंड्स फॉर प्लूरल, मैनी स्टैंड्स फॉर प्लूरल, सो वी आर गोइंग टू यूज हैव, है ना। और यहाँ पे हम लोग मच का यूज कर भी नहीं सकते, वी कैन नॉट यूज मच हेयर। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, much of the members, so I cannot write this way because much is used for uncountable nouns, है ना। much we use for uncountable nouns। ये आप जो है मच एंड मैनी, ये दोनों आपके प्रोनाउंस और डिटर्मिनर्स दोनों होते हैं। ये प्रोनाउंस भी होते हैं और ये डिटर्मिनर्स भी होते हैं। और इस सेंटेंस में वी आर यूजिंग मैनी एज अ प्रोनाउन, ध्यान रखिएगा, वी आर यूजिंग इट एज अ प्रोनाउन, है ना। अगर इफ आई यूज इट एज अ डिटर्मिनर, उसके ठीक बाद में मुझे नाउन यूज करना पड़ता, सो वी आर यूजिंग एज अ प्रोनाउन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस स्लाइड में, इसलिए थोड़ा सा क्विक कर रहा हूं मैं। सम ऑफ द मनी हैव बीन स्पेंट ऑन द डेकोरेशन, सम ऑफ द मनी have been spent on the decoration, again same problem,
सम ऑफ द, सम ऑफ द को आप यूज कर सकते हैं विद बोथ अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल नाउन, एंड वर्ब डिपेंड्स ऑन द नाउन. मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन एंड यहाँ पे हमें यूज करना चाहिए हैज. वेरी गुड. अगर आपको लगे कि थोड़ा जल्दी है तो आप मुझे बोल देना टू स्लो डाउन, ठीक है. ये सिंपल क्वेश्चंस हैं इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ. तो सम ऑफ द के बाद में आपका नाउन डिसाइड करता है. ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इन द फर्स्ट क्वेश्चन आई टोल्ड यू दैट ऑफ के बाद में जो भी होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, एंड वन के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब हमने यूज करी. बट इफ आई यूज सम ऑफ द, हाफ ऑफ द, जो कि नाउ, जो कि आपके प्लूरल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो सकते हैं, इन दैट केस नाउन डिसाइड्स. हाउ टू डिफरेंशिएट अनकाउंटेबल नाउन्स एंड काउंटेबल नाउन्स, कार्ल सी याको आस्किंग, है ना. बहुत सिंपल है भाई. जिन चीजों को हम लोग गिन सकते हैं, डेफिनेटली दे आर काउंटेबल नाउन्स, है ना. आई कैन काउंट बॉयज, आई कैन काउंट गर्ल्स, पेन्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, कंट्रीज, है ना. थिंग्स दैट आर नॉट सेपरेट एंटिटीज, जिनको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऑल द एडिबल्स, है ना. इफ आई टॉक अबाउट व्हीट, बार्ले, राइस, मिलेट्स, टी, सुगर, है ना, जो भी चीजें हैं, जो भी एडिबल्स हैं. इफ आई टॉक अबाउट बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक सीमेंट, ब्रिक, स्टोन्स, मार्बल, रेड स्टोन्स, वी कैन नॉट काउंट देम. मनी कैन नॉट, कैन बी काउंट. देखिए, ग्रामर के साथ में वी हैव टू फोकस ऑन द टर्म्स, ऑन द वर्ड्स इटसेल्फ, है ना. जैसे कि रुपीज है, आई कैन काउंट रुपीज, बट आई कैन नॉट काउंट मनी. ध्यान रखिएगा. हैव यू एवर हर्ड समवन सेइंग आई हैव 100 मनी, आई हैव 100 मनीज? ऐसा कभी सुना है आपने? नोबडी सेज लाइक दैट, है ना. मनी जो है वो एक काइंड ऑफ टर्म है, दैट इज नॉट काउंटेबल. जबकि ये आपकी करेंसी है रुपीज, आप कह सकते हैं 5000 रुपीज, 100 रुपीज, है ना. बट मनी को कभी भी मनीज नहीं कहा जाता है. एंड दैट इज इट प्रूव्स दैट ये आपका अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है. तो मनी जो है वो अनकाउंटेबल है, ध्यान रखिएगा. रुपीज अलग चीज है, मनी अलग चीज है, ठीक है. Some of the candidates has participated in all three categories. Some of the candidates have. Again we have to use have, क्योंकि यहाँ पे भी आपका नाउन कैसा है? प्लूरल है. कैंडिडेट्स को तो गिन सकते हैं ना, मे बी दे आर बॉयज और गर्ल्स, दे हैव पार्टिसिपेटेड समवेयर, सो दे आर कैंडिडेट्स. तो ये कुछ सिंपल बेसिक क्वेश्चंस थे जहां पे वी ट्राई टू लोकेट द वर्ब, और किस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने देखा यहाँ पे. चलिए, अब यहाँ पे आते हैं. अब ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या लगता है? इज इट करेक्ट और नॉट? इज इट करेक्ट और नॉट? चलिए, सो इस क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा हुआ है, आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, ठीक है. यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन स्पीक, अगर आपको कोई आंसर करना है तो. नॉट करेक्ट तो सही है, बट यू हैव टू मेक इट करेक्ट. जीजो सेइंग लाइक्स. अब इसको सही कैसे करना है, लेट्स सी. सभी लोग बोल रहे हैं लाइक्स लाइक्स, बट लाइक्स होगा नहीं, क्योंकि अगर ये वर्ब होती, अगर ये वर्ब होती तो वर्ब के बाद होता ऑब्जेक्ट, है ना. और अगर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट कैसा होता? ऑब्जेक्टिव केस में होता, फिर मी होता, ही लाइक्स मी. और अगर ये वर्ब होती, अगर ऑलरेडी वी आर यूजिंग लाइक एज अ वर्ब, तो फिर एम की क्या जरूरत है? व्हाई आर वी यूजिंग एम? वी डोंट नीड टू यूज एम, है ना. एम की जरूरत ही नहीं है. अब यहाँ पता है प्रॉब्लम क्या है? आप एक बात समझिए, अगर ये लाइक वर्ब होती तो ये मी होता, है ना. और ये अगर मी होता तो ये एम की जरूरत नहीं होती. तो इतनी सारी गलतियां एक साथ तो नहीं करेंगे वो लोग. नाउ वी नीड टू पे अटेंशन टू द वन थिंग, दैट इज लाइक कैन ऑल्सो बी अ प्रेपोजिशन. लाइक एक प्रेपोजिशन भी होता है ना. और यहाँ पे लाइक एक प्रेपोजिशन है, तो मैं क्या लिखूंगा? ही
लाइक मी। और जैसा आपको पता है कि प्रेपोजिशन के बाद में भी ऑलवेज है ऑब्जेक्टिव केस। नाउ आई बिकम्स मी, ही लाइक मी। ठीक है, ये प्रेपोजिशन हो गया आपका, ये प्रेपोजिशन हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। नाउ योर वर्ब मस्ट बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एम का यूज ना करके इज। ही लाइक मी इज अ वेरी गुड एथलीट, दिस बिकम्स योर सेंटेंस। ही लाइक मी इज अ वेरी गुड एथलीट, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा टेढ़ा था ये। ही लाइक मी इज अ वेरी गुड एथलीट, डोंट फॉरगेट टू यूज वर्ब, है ना। मो, ही लाइक मी इज अ वेरी गुड एथलीट, मो का सही है। ताकेत जिरांग जो है उन्होंने इज नहीं लिखा है, इज भी लिखना है साथ में। सो ही लाइक मी, ध्यान रखिएगा लाइक एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में आई यूज्ड ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन दैट इज मी, और मैंने वर्ब यूज करी है इज, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है। ये कंफ्यूजिंग क्यों था पता है? बिकॉज आई यूज्ड लाइक इन बिटवीन द सेंटेंस। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता, ही इज अ वेरी गुड एथलीट लाइक मी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कंफ्यूजन का रीजन ही ये था कि मैंने लाइक मी को लाइक आई करके सेंटेंस के बीच में डाल दिया था। तो इस तरह के भी कई बार सेंटेंस बन जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है थ्रू दिस सेंटेंस दैट अगर आप यूज करते हैं प्रेपोजिशन, सो प्रेपोजिशन के बाद में यू नीड टू यूज ऑब्जेक्टिव केस, है ना, बीट प्रोनाउन और नाउन। और आपकी वर्ब है जो वो होनी चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं आप? क्लियर है? इस क्वेश्चन को देखिए, इट इज आई हु हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन द अपकमिंग डांस कॉम्पिटिशन बिकॉज ऑफ माई लेग इंजरी। इट इज आई हु हैज नॉट पार्टिसिपेटेड, इसको आप चाहो तो ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। वन पार्ट, टू पार्ट, थ्री पार्ट एंड फोर पार्ट, है ना, ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इट डजेंट मैटर इफ यू नो द करेक्ट आंसर। दे माइट आस्क यू इन द फॉर्म ऑफ कॉमन एरर्स, दे माइट आस्क यू इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट, दे कैन ऑल्सो गिव यू फिल इन द ब्लैंक्स, वो कुछ भी कर सकते हैं। इट इज आई, मी बोल रहे हैं, केनली दोजी सेइंग मी, अगेन यू गाइज आर मेकिंग मिस्टेक, है ना। इस तरह की गलतियां एग्जाम्स में मत करिएगा। देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है हैज के साथ, है ना। ये प्रॉब्लम हैज के साथ में, हमें यहाँ पे हैव यूज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैव यूज करना है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो इट इज मी नहीं होता, इट इज आई होता है, सब लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, हु, हु जो है ये क्या है भाई? ये है रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन क्यों यूज करे जाते हैं? सब्जेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं। वी यूज प्रोनाउंस टू रिप्रेजेंट सब्जेक्ट और इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो हु जो है ना वो आपके आई को ही रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा, हु का कुछ अलग से इंपॉर्टेंस नहीं है। सो इट इज आई हु, तो आपकी जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड द सब्जेक्ट इज आई। सो इट इज आई हु हैव, इट इज आई who have not participated in the upcoming dance competition because of my leg injury। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हैव यूज करना था। और जिनको लगता है कि इट इज के बाद में मी आता है वो गलत है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे इस जो है वो एक बी वर्ब है, और बी वर्ब के बाद में हमेशा पता है क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, और आपके जो प्रोनाउंस आते हैं वो सब्जेक्टिव केस में आते हैं। ये इट स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड दिस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्टिव केस। तो इट इज आई होता है, इट इज सी होता है, इट इज दे होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होनी चाहिए, है ना। आपकी वर्ब कैसी होनी चाहिए? पार्टिसिपेटेड इन द अपकमिंग, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग
ऐड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। अपकमिंग मीन्स जो आने वाला है ना। अपकमिंग डांस कॉम्पिटिशन, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे एक नाउन दिया गया है, दैट इज डांस कॉम्पिटिशन। डांस कॉम्पिटिशन इज अ नाउन, एंड नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए वी आर यूजिंग एन एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव एड्स डिस्क्रिप्शन टू योर नाउन। सो व्हाट काइंड ऑफ डांस कॉम्पिटिशन वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज टू टेक प्लेस आफ्टर अ फ्यू डेज और मे बी अ फ्यू वीक्स, अपकमिंग, जो ठीक बाद में आने वाला है। तो ठीक बाद में जो आने वाला है, उस हिसाब से वो आपका डेफिनेट हो जाता है, बिकॉज वी नो दैट विच डांस कॉम्पिटिशन वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड सिंस द नाउन बिकम्स डेफिनेट, वी आर यूजिंग द, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल। ये क्लास जो है ओपन टू ऑल है, ध्यान रखिएगा। दिस क्लास इज ओपन टू ऑल, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू हैव टेकन एडमिशन और नॉट। तो आपके कोई दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं। दे कैन ज्वाइन द क्लास, दे कैन हैव द डेमो। ठीक है, डेमो नहीं है ये, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उनके लिए ये क्लास है, बट कुछ लोगों के लिए डेमो हो सकता है। पार्टिसिपेटेड इन दी, हाँ, द इवेंट हैज नॉट येट हैपेंड बट पार्टिसिपेशन हैपेंड। भाई उसने, देखिए, पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेशन का मतलब होता है यहाँ पे इनरोल योरसेल्फ। और ध्यान रखिएगा, हु हैज नॉट पार्टिसिपेटेड। पार्टिसिपेट का मतलब क्या है? मे बी ही हैज सेंट हिज एंट्रीज, है ना, ही हैज सेंट हिज एप्लीकेशन। सो टू participate, first you, what is the first step of participating in any of the competition? The first step is to send your entries. How you participate? आप डायरेक्टली जाके डांस करने तो नहीं लग जाएंगे। फर्स्ट यू प्रोवाइड योर इंफॉर्मेशन, यू फिल आउट एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। सो दिस इज व्हाट आई मीन इन दिस सेंटेंस। ठीक है, आई होप नाउ दिस इज क्लियर। और यहाँ पे हैव का यूज करना है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाना है। हैज के ये हु के अकॉर्डिंग नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। डोंट गो अकॉर्डिंग टू हु। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस वी हैव इज, नथिंग बट स्टार्स आर विजिबल इन द स्काई। लेट्स डील विद दिस क्वेश्चन। नथिंग बट स्टार्स आर विजिबल इन द स्काई, इज इट करेक्ट, और shall we make some changes to make it correct? एक और सेंटेंस है, एवरीबडी एक्सेप्ट दे आर रेडी टू होल्ड अ प्रोटेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। इस सेंटेंस में मैं आपको बताता हूं, बड़ा सिंपल है। अगेन बट इज अ प्रेपोजिशन, अगेन बट इज अ प्रेपोजिशन, एंड अगेन आफ्टर प्रेपोजिशन वी हैव ऑब्जेक्ट, एंड अगेन आर वर्ब मस्ट एग्री विद आर सब्जेक्ट, एंड दैट इज नथिंग। नथिंग, नथिंग बट स्टार्स इज विजिबल इन द स्काई। ध्यान रखिएगा, सही सेंटेंस क्या होगा? नथिंग बट स्टार्स इज विजिबल इन द स्काई। थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको पढ़ने सुनने में, बट दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट, है ना। मतलब स्टार्स के अलावा आसमान में और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे बट ने क्या काम किया है? यहाँ पे बट ने एक प्रेपोजिशन का काम किया है, और प्रेपोजिशन के बाद में आपका स्टार्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरीबडी एक्सेप्ट दे आर रेडी टू होल्ड अ प्रोटेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। सर एवरीबडी। जी, सर इसमें इस क्यों हुआ है और एक बार बता दो तो। हाँ बिल्कुल बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे बट जो है वो आपका प्रेपोजिशन है, और मैं जानता हूं और हम सब जानते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद में जो भी आता है ना, वो ऑब्जेक्ट होता है। सो आपका स्टार्स एक ऑब्जेक्ट है, और आपकी वर्ब सेंटेंस में जो होनी चाहिए वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है आपका? नथिंग। नथिंग इज योर सब्जेक्ट, इसीलिए मैंने नथिंग के साथ में यूज किया है इज। नथिंग इज विजिबल इन द स्काई, बट स्टार्स, वी कैन राइट इट दिस वे। क्योंकि बट स्टार्स बीच में आ गया था, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, है ना। बस यही था। स्टार्स प्लूरल है, जूम यूजर बिल्कुल, बट स्टार इज नॉट आर सब्जेक्ट, है ना।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, हमारी वर्ब हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से होनी चाहिए, तो वी हैव टू लुक फॉर आवर सब्जेक्ट। और कई बार इस तरह से वो हमें कंफ्यूज करते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट स्टार्स नहीं है, ध्यान रखिएगा आप। एवरीबडी एक्सेप्ट दे, अगेन वी आर डीलिंग विद द सेम प्रॉब्लम। एक्सेप्ट इज अ प्रेपोजिशन। देखिए कितने सारे प्रेपोजिशंस आपको यहाँ पे मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, हाउ टू यूज प्रेपोजिशंस इन सेंटेंसेस। देम, मे बोम सेइंग देम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करना चाहिए। और आपकी वर्ब आर भी गलत है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है एवरीबडी, है ना। एवरीबडी तो भाई सिंगुलर प्रोनाउन है, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, दीज आर ऑल सिंगुलर प्रोनाउंस। ये रूल लोकल लिस्ट को देने से ठीक है, एक बार समझ के रूल मालूम है नहीं है ना। मैं आपको बताऊं ना, एक्चुअल में मैं ऐसा कर लूंगा, लेकिन इंस्टेंटली नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी नोट्स बनाए नहीं। मैं हमेशा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता हूँ। इससे पहले भी जो एई का मैंने बैच किया था, या फिर मैंने जो भी बैच किए थे, उनमें मैं आई वॉक स्टूडेंट्स थ्रू द कॉन्सेप्ट्स, है ना। हम लोग बेसिक्स के साथ स्टडी करते हैं, एंड देन वी इन बिटवीन वी डील विद क्वेश्चंस, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, बिकॉज यू डोंट वांट टू डील विद अनवांटेड अननेसेसरी थिंग्स। इसीलिए मैंने ये खासकर आपके लिए डिजाइन करा है, जहां पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, और क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और क्योंकि ये आपका एई का मेंस का पेपर है, तो मैं ये थोड़ा सा मान के चल रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश जो है एपीएसएसबी के स्टूडेंट से अच्छी होती है ना। तो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा ना, तो हमारे पास उतना टाइम एक्चुअल में है नहीं, ठीक है। हालांकि फिर भी मैं पोल करूंगा, और पोल के बाद में अगर आप सब, इफ यू ऑल एग्री टू अ सर्टेन पॉइंट दैट हाँ इस टॉपिक को थोड़ा सा समझा दीजिए, तो मैं आपके साथ में वो डिस्कस कर लूंगा। क्योंकि मुझे आपके भी टाइम का ध्यान रखना है, आपको भी और सब्जेक्ट्स की क्लास करनी है ना। मुझे वो सब ध्यान रख के काम करना पड़ेगा, इसीलिए, वरना तो मैं फिर भी मैं अपने हिसाब से जहां मुझे लगेगा मैं करूंगा, ठीक है। तो रूल की अगर मैं बात करूं, तो एक रूल ध्यान रखना कि प्रेपोजिशन के बाद में, आफ्टर प्रेपोजिशन आपको यूज करना होता है हमेशा ऑब्जेक्ट, या फिर जो भी नाउन प्रोनाउन यूज करा जाता है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज करा जाता है। और उसके हिसाब से आपकी वर्ब होनी नहीं चाहिए, आपकी वर्ब होनी चाहिए सब्जेक्ट के हिसाब से, है ना। एवरीबडी जो है आपका सब्जेक्ट है, और इसके हिसाब से मैंने यूज करा है इज। एवरीबडी इज रेडी टू होल्ड अ प्रोटेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एक्सेप्ट देम। अगर मैं एक्सेप्ट देम को बाद में यूज करता ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज आई एम यूजिंग दीज इन बिटवीन द सेंटेंस। जैसे वो था ना, ही लाइक आई एम, जैसे ये सेंटेंस था, वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा एवरीबडी इज प्लूरल नहीं, एवरीबडी सिंगुलर है। एवरीबडी रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, बट इन एन इंडिविजुअल मैनर, ध्यान रखिएगा। एवरीबडी का मतलब होता तो सब लोग है, बट वो इंडिविजुअली हम लोग उनको रेफर करते हैं, और एवरीबडी हमेशा सिंगुलर होता है। एवरीबडी इज इनवाइटेड, क्या कहेंगे हम लोग, एवरीबडी इज इनवाइटेड, आर इनवाइटेड तो नहीं बोल सकते, है ना। सेम गोज फॉर नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे तीन क्वेश्चंस हैं। द सेंटर ऑफ द मूवमेंट वर गांधी जी, नेहरू जी एंड सुभाष जी। द सेंटर ऑफ द मूवमेंट वर गांधी जी, नेहरू जी एंड सुभाष जी। सेकंड में क्या है, द लीडर ऑफ द मूवमेंट वर गांधी जी, नेहरू जी एंड सुभाष जी। द लीडर ऑफ द मूवमेंट, नो, गांधी जी, नेहरू जी एंड सुभाष जी। वॉज, जी जो सेइंग वॉज। देखिए मैं यहाँ पे सबको बता दूं, क्लास जितनी भी रहने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैंने पूरा कल मेहनत करी है, और सभी, मतलब हर एक जगह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं। डोंट टेक द क्लास फॉर ग्रांटेड, है ना। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दो चार लोग जा चुके हैं। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है, और अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं, आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए क्लास को। इंग्लिश से आपके नंबर क्विक बनते हैं, क्विक। मैथ्स की तरह आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्विकली आप यू कैन लोकेट द एरर एंड यू कैन क्विकली स्कोर योर मार्क्स, ठीक है ना।
वहां पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि बेकार चीजें हैं, क्योंकि मैं खुद 1 महीने तक डट के मेहनत करने वाला हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। पहले क्लासेस नहीं लिया है, नो प्रॉब्लम, नहीं लिया है तो हम लोग बेसिक्स भी डिस्कस करेंगे, है ना, जहां पे जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे वॉज आएगा, बिल्कुल सही बताया। इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि किसी भी चीज का सेंटर सिर्फ एक ही होता है। किसी भी चीज का सेंटर एक ही होता है, सेंटर दो नहीं होते। और आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए वर का यूज ना करके आपको वॉज का यूज करना। द सेंटर ऑफ द मूवमेंट वॉज, ध्यान रखिएगा। डजेंट मेक डिफरेंस कि यहाँ पे 3 लोग हैं, लेकिन सेंटर तो एक ही होता है ना भाई, किसी भी चीज का केंद्र बिंदु। और सेंटर तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो मैंने वॉज यूज कर लिया है। अब इसको देखो, द लीडर ऑफ द मूवमेंट वर गांधी जी, नेहरू जी एंड सुभाष जी। लीडर कौन थे? गांधी जी, नेहरू जी एंड सुभाष जी। अब ध्यान रखिएगा, लीडर एक से ज्यादा हो सकते हैं। लीडर्स कैन वी कैन हैव मोर देन वन लीडर्स, ध्यान रखिएगा। वी कैन हैव मोर देन लीडर्स, सो यहाँ पे लीडर्स होना चाहिए। लीडर्स ऑफ द मूवमेंट वर गांधी जी, नेहरू जी एंड सुभाष। सो फार वी ओनली मेड करेक्शंस इन आवर वर्ब सेक्शन, दिस टाइम वी मेड करेक्शन इन आवर सब्जेक्ट सेक्शन, है ना। यहाँ पे वर्ब का यूज बिल्कुल सही था, है ना, क्योंकि 3 लोग थे। लेकिन लीडर्स होना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखिए। थर्ड में जो है, देखिए न्यू आप करते हैं तब भी सही होगा, मैं ये नहीं बोल रहा गलत होगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में एस लगा देते हैं तब भी सही होगा, क्योंकि लीडर जो है सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। उस हिसाब से इफ दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंट, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही क्यों है, व्हाई एम आई सेइंग दैट दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट? बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वी टॉक अबाउट फैक्ट्स, है ना। whenever we talk about facts we use present simple और present indefinite, और that is why I am saying कि better आप इसमें s लगा दीजिए। हालांकि न्यू करने से गलत नहीं होगा, फिर आपका पास्ट सिंपल हो जाएगा। लेकिन मैं मेरा कहना ये है कि यहाँ पे आप एक फैक्ट की बात कर रहे हैं, दैट लीडर ऑफ द मूवमेंट नोज गांधी जी, नेहरू जी एंड सुभाष जी, जानता है वो, तो यहाँ पे एस लगाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट पता होगा, ही नोज एंड आई नो। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पे वर्ब में एक्स्ट्रा एस या ईएस ऐड करा जाता है, और प्लूरल होने पे नहीं करा जाता है। एग्जाम में दोनों ऑप्शन होगा तो कभी नहीं होगा, नेवर एवर कैनली दो जी, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा। इफ दिस हैपेंस देन दिस इज देयर पार्ट, देयर मिस्टेक, ये आपकी गलती नहीं होगी। इन दैट केस क्या होगा कि फिर थोड़ा डिस्प्यूट रेज हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग आप ए सिलेक्ट कर लेंगे, उनके हिसाब से ए हो सकता है, कुछ लोग बी चूज कर लेंगे, और फिर जाके आंसर शीट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा वो खुद ही नहीं करते हैं, बाई मिस्टेक अगर ऐसा हो जाता है तो अलग बात है। तो वो खुद ही, दे डोंट वांट टू इंडल्ज देमसेल्व्स इन एनी कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन, वैसे ही बहुत चल रहा है, तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हम क्या डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देख लीजिए, सिंपल है। मच ऑफ द ब्यूटी एंड द ग्लोरी ऑफ लाइफ हैव डिसअपीयर्ड। Much of the beauty and the glory of life have disappeared. First question, and the next question is, much of my friends have now secured a good job and are busy in their life. Has, बिल्कुल सही है, हैज होगा। उसका रीजन ये है कि आपने सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है मच को। मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, है ना। अनकाउंटेबल नाउन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं मच को, ठीक है। सो मच के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करनी पड़ती है, बिकॉज ब्यूटी अनकाउंटेबल है, ध्यान रखना। ब्यूटी कैसी है? अनकाउंटेबल है। ग्लोरी, या फिर हिंदी में कहते हैं यस, नेम एंड फेम, दीज आर अनकाउंटेबल थिंग्स, है ना। वी कैन नॉट काउंट और कैलकुलेट ग्लोरी, वी कैन नॉट काउंट और मेजर ब्यूटी इन नंबर्स,
दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मच, एंड उसके साथ में वी आर यूजिंग हैज एंड नॉट है। यहाँ पे अगर आप मैनी का यूज करते तब भी गलत हो जाता, क्योंकि मैनी को सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन के साथ में यूज करा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मच ऑफ माई फ्रेंड्स हैव नाउ सिक्योर्ड अ गुड जॉब एंड आर बिजी इन देयर लाइफ। मच ऑफ माई फ्रेंड्स, is it possible to say much of my friends? Definitely not possible. Am I saying many? बिल्कुल सही है, बिकॉज फ्रेंड्स इज अ प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के केस में हम लोग यूज करते हैं मैनी। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, है ना। ये सभी के सभी एक्सप्रेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन देयर आर अदर सेक्शंस, और भी गलतियां हैं सेंटेंस में, ध्यान रखिएगा। इस सेंटेंस में आपको और भी गलतियां नजर आएंगी, जैसे कि अभी तक मैंने आपको क्या बताया, that verb depends on subject, not only verb but also other factors, other parts of speech depends on subject। जैसे कि बहुत सारे दोस्तों ने जो है उनको अच्छी जॉब मिल गई है, सो डेफिनेटली नॉट वन जॉब, good jobs, it should be good jobs, because there are different friends, they secured different jobs, है ना। they secured different jobs and are busy in their lives। very good, zoom। लाइव्स, डिफरेंट पीपल डिफरेंट लाइव्स, ध्यान रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी काफी आता है, डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट लाइव्स। इफ देर आर डिफरेंट पीपल वी मस्ट यूज डिफरेंट लाइव्स। जैसे कि एक सेंटेंस लिखता हूं मैं आपके लिए, many people lost their life in the recent flash floods in different parts of the country। देश के अलग अलग भागों में कई लोगों ने बाढ़ की वजह से अपनी जान गंवाई। ठीक है, अयांग ताइंग। So many people lost their life in the recent flash floods in different parts of the country। So definitely we are talking about different people, and if we are talking about different people, there must be different lives, है ना। यहाँ पे जो लाइफ है वो लाइफ नहीं होगा, इट शुड बी लाइव्स। ध्यान रखेंगे, लाइफ इज अ नाउन जो कि प्लूरल्स और सिंगुलर दोनों में यूज होता है। ये मैं आपको नाउन में डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं, अ लाइफ इज ब्यूटीफुल, इज इट करेक्ट और नॉट, इज इट करेक्ट और नॉट। अगर मैं आपके सामने ये सेंटेंस रखता हूं तो ये गलत है कि सही है? अ लाइफ इज ब्यूटीफुल, करेक्ट है। टीएल सेइंग करेक्ट है, अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट करेक्ट। omit ए, डेफिनेटली वी नीड टू रिमूव ए। ए को हटाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ इन जनरल, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ इन जनरल, वी आर टॉकिंग अबाउट द द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग अलाइव, है ना। it can be life of anybody, any insect, any animal, any bird, so we are talking about that state of being alive, जिंदा रहने की जो हमारी स्टेट है, we are talking about that, so life is beautiful। ठीक है, at the same time let me write another question for you। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं आपके लिए। he leads a luxurious life, is it correct or not? because यहाँ पे लाइफ से पहले we removed a।
and in this sentence we are using A. He leads a luxurious life. Is it correct? Yes. Is it correct? Yes, करेक्ट है, क्योंकि उसका रीजन ये है, यहाँ पे लाइफ तो जो था ना वो एक कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे अनकाउंटेबल था, यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव की बात कर रहे थे, वेयर एज इन दिस क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट हिज लाइफ स्टाइल। यहाँ पे हम उसकी लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं। लाइफ स्टाइल काउंटेबल हो सकती है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स, है ना, बट डिफरेंट पीपल हैव सेम काइंड ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे लाइफ क्यों क्या है, एक लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं। ही इज used to living a different kind of lifestyle, a luxurious lifestyle. So that is why we are using A. ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं नाउन में, मैं आपको पढ़ाऊंगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बिल्कुल पैनिक मत करना, बिल्कुल पैनिक मत करना कि सर कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो टाइम नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। मैं जो भी चीजें पढ़ाऊंगा ना बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया पढ़ाऊं, है ना। आप मुझ पे भरोसा रखना, और बाय द एंड ऑफ दिस सिलेबस आपके एग्जाम्स में यू विल बी एबल टू स्कोर मैक्सिमम, ठीक है, इन इंग्लिश पार्ट। उसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। बस आपको यू हैव टू अबाइड बाय वॉट एवर आई टेल यू टू डू। बस आपको इतना करना है ना। मैं बहुत पढ़ा चुका हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स। तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बस थोड़ा सा ट्रस्ट बनाए रखिएगा, बिकॉज हाँ बस हिमेश रेशमिया आपके भरोसे से चल रहा है। मैं बोल तो रहा हूँ कि ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जब तक मैं टीचर को ट्रस्ट नहीं करूंगा ना तब तक मैं उसकी किसी भी बात पे फिर बात बनेगी नहीं। इसीलिए ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना। और इनिशियली क्या होता है ना, अगर आप किसी से एकदम से नया सा पढ़ते हैं तो ट्रस्ट इतनी जल्दी बिल्डअप हो नहीं पाता है। इसीलिए ये बात मैंने अलग से बोली है कि दिस टाइम थोड़ा सा ट्रस्ट रखिएगा, चीजें बेहतर आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ज्यादा बात ना करके। एक मिनट। The poor undergoes several problems in life that could be solved with money. The sentence is divided into different parts. One of them is no error. मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मुझे पता था कि मैं आपकी क्लास में ये सारे डिस्कस कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि डायरेक्टली आंसर बता के मैं आगे तो नहीं बढ़ सकता ना। आई नीड टू डिस्कस, आई नीड टू टॉक अबाउट दैट क्वेश्चन अ लिटिल। Do not erase the explanation, would be helpful in revision। चलिए ठीक है, लेकिन एक्चुअल में और लिखना होता है ना, तो फिर मुझे मजबूरी में करना पड़ता है। हालांकि आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास के अंदर यू कैन गो थ्रू दैट, है ना। मैं ट्राई करूंगा, उसको इरेज ना करने का ट्राई करूंगा। सो द क्वेश्चन इज द पुअर अंडरगोज सेवरल प्रॉब्लम्स इन लाइफ दैट कुड बी सॉल्व विथ मनी। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है अंडरगोज। वी हैव टू रिमूव एक्स्ट्रा ईएस, इस ईएस को रिमूव करना है। एंड व्हाई आर वी डूइंग दिस, बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल। यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट है। द पुअर क्या है यहाँ पे, प्लूरल है। अब मैं आपको बता दूं कि ये प्लूरल क्यों है, बिकॉज देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स जैसे कि पुअर, रिच, एजुकेटेड, डिजेबल, एल्डरली, एम्प्लॉयड, है ना। ये क्या है, ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, अगर इनके साथ में मैं द यूज कर लेता हूं ना तो फिर ये प्लूरल बन जाते हैं। इफ आई से द पुअर, if I say the poor, it represents the class of poor people, the class of poor people. If I say the rich, it means rich people or the class of rich people.
तो यहाँ पे जब भी मैं यूज करता हूँ ना, द विथ सर्टेन एडजेक्टिव्स लाइक पुअर, रिच, एजुकेटेड, डिसेबल, एल्डरली, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, सो दे बिकम प्लूरल। एंड इफ दे बिकम प्लूरल, आई हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सिंपल में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, इन दैट केस वी डू नॉट यूज एस और ईएस। आई रिपीट, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आपको एस और ईएस यूज नहीं करना है इन प्रेजेंट सिंपल। ठीक है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस और लिखूं, द एजुकेटेड इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। द एजुकेटेड इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, इज इट करेक्ट और नॉट? आर, वेरी गुड। टीएल, जूम यूजर, ताकित, जिरांग, वेरी गुड। द एजुकेटेड आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। ठीक है, बिकॉज द एजुकेटेड रिप्रेजेंट्स द क्लास ऑफ एजुकेटेड पीपल। एक मिनट रुकेंगे काइंडली, जस्ट वन। लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। सेम टॉपिक और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखेगा। द फ्रेंच वॉज डिफीटेड बाय द इंग्लिश। लेट्स हैव योर आंसर्स। इज इट करेक्ट और नॉट? द फ्रेंच वॉज डिफीटेड बाय द इंग्लिश। अंगो, ताके, जेरांग, डी, एवरीबडी सेइंग वर, वेरी गुड। फ्रेंच वर है ना, यहाँ पे हमको यूज करना है वर। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, that with certain adjectives we use the, it becomes plural. Same goes for some nationality expressing words. The French were defeated by the English, very good. Same goes for some nationality expressing words, है ना। जो नेशनलिटी को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स है ना, और खासकर वो जहां पे नेशनलिटी और लैंग्वेज दोनों सेम है, जैसे कि फ्रेंच नेशनलिटी भी है, लैंग्वेज भी है। इंग्लिश नेशनलिटी भी है, लैंग्वेज भी है। सेम गोज फॉर चाइनीज, सेम गोज फॉर जापानीज, सेम गोज फॉर स्विस। हालांकि स्विस थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। कोरियन इज ऑल्सो बोथ लैंग्वेज एंड नेशनलिटी, बट स्टिल ये जो रूल है ये कोरियन वर्ड के साथ में अप्लाई नहीं होता है। हाँ, फ्रेंच, इंग्लिश, चाइनीज, जैपनीज के साथ में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इफ आई से इस सेंटेंस को देखिए, द जैपनीज नो द आर्ट ऑफ लिविंग बेटर देन एनीवन एल्स। क्या ये सेंटेंस सही है, या फिर मुझे यहाँ पे एस लगाने की जरूरत है? एक बार मुझे बताइए, इज इट करेक्ट या फिर मुझे एस लगाना है? द जैपनीज नो द आर्ट ऑफ लिविंग बेटर देन एनीवन एल्स। सो द आंसर इज कि एस की जरूरत नहीं, बिकॉज द जैपनीज रिप्रेजेंट्स
ऑल द पीपल ऑफ जापान, है ना, द जैपनीज रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ जापान, और प्लूरल माना जाता है, इसीलिए मुझे एस की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर आपको वर्ब को भी प्लूरल रखना है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस ना ऐड करके भी मेक इट प्लूरल। तो जैपनीज नो, ध्यान रखिएगा। नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स लाइक फ्रेंच, इंग्लिश, ठीक है, डच, डच इज ऑल्सो अनदर वर्ड। इफ यू से द डच, तो द डच आर होगा, द डच इज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नहीं समझा? बड़ा सिंपल है, एक बार दोबारा से कोशिश करते हैं। जितने भी नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, और खासकर पर्टिकुलरली दोज जहां पे नेशनलिटी प्लस लैंग्वेज दोनों सेम है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश है, तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज भी है, और इंग्लैंड के लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश पीपल, है ना। उसी तरह से फ्रेंच क्या है भाई? एक लैंग्वेज है, और वहां के लोगों को क्या कहते हैं? तो पीपल ऑफ फ्रांस नोन एज फ्रेंच। उसी तरह से डच है, ठीक है, पीपल ऑफ नेदरलैंड्स नोन एज डच। उसी तरह से है आपके चाइनीज, जैपनीज। तो अब ये लैंग्वेज भी है और ये नेशनलिटी भी एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स के साथ में अगर आप दा यूज करते हैं तो फिर आप उन्हें प्लूरल मानते हैं, है ना, फिर आप उन्हें प्लूरल मानते हैं। नोज सिंगुलर एंड नो प्लूरल, वेरी बिल्कुल सही है एंगो जो बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको ऐसे भी बता सकता था कि वर्ड्स एंडिंग एट सी एच और ई एस ई, लेकिन उससे बेहतर था मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। लास्ट में सी एच आ रहा है, जैसे कि फ्रेंच में लास्ट में सी एच आ रहा है ना, फ्रेंच में आ रहा है, डच में आ रहा है ना, और एस एच आ रहा है इंग्लिश में, और ई एस ई आ रहा है यहाँ पे चाइनीज में, जापानीज में। तो ऐसे बताने से बेहतर है मैंने आपको डायरेक्टली ऐसे बता दिया कि जहां पे लैंग्वेज और नेशनलिटी दोनों सेम होती है वहां पे प्लूरल मानते हैं, इफ यू आर यूजिंग द। इंडियन के केस में ऐसा नहीं। इफ यू से द इंडियन, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा ऑल इंडियंस, ठीक है। द इंडियन इज नॉट इक्वल टू ऑल इंडियंस, ध्यान रखिएगा। इसके लिए तो आपको सिंपल लिखना पड़ेगा इंडियंस, इसके लिए आपको सिंपल लिखना पड़ेगा इंडियंस, तब जाके वो इक्वल होगा टू ऑल इंडियंस। अगर आप लिखोगे द इंडियन, इसका मतलब होगा यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इंडियंस हैं, ठीक है। सो द इंडियन मींस एक खास ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इंडियंस हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं इंडियंस, तो फिर इंडियंस का मतलब हो सकता है एनी इंडियन हु इज रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो फ्रेंच वर डिफीटेड, डच आर डच वर, इंग्लिश आर इंग्लिश वर, चाइनीज आर चाइनीज वर, जेपनीज हैव, अगर आप दा लगा के यूज करते हैं तो। नेक्स्ट आते हैं, अरेबियन नाइट्स हैव मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर रीडर्स। अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स एक्चुअली, द अरेबियन नाइट्स हैव मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर रीडर्स। अब ये बड़ा सिंपल है, क्योंकि द अरेबियन नाइट्स इज अ नेम ऑफ अ बुक, ये एक बुक का नाम है। सो इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन बुक, हैज का यूज करना था, है ना। हैज बिल्कुल सही है, जनता लिखा हुआ है हैज। तो जितनी भी बुक्स हो सकती हैं भाई, जैसे गुलिवर्स ट्रेवल्स है ना, गुलिवर्स ट्रेवल्स की अगर मैं बात करूं, गुलिवर्स ट्रेवल्स, अगर एस लगा हुआ है इसमें तो ये सिंगुलर है, तो गुलिवर्स ट्रेवल्स आर तो नहीं बोलूंगा, इज बोलूंगा। और ऐसे और भी काफी सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि ये सेंटेंस को पढ़ो एक बार।
अब देखिए यहाँ पे क्या करना है भाई, डार्ट्स, डार्ट्स आर प्लेड बाय बोथ मेन एंड वुमेन, है ना। अब ये सेंटेंस क्या लगता है, सही है कि नहीं है। रिकेट्स आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, सही है कि नहीं है, बताइए। डार्ट्स इज, डेफिनेटली डार्ट्स इज होगा, बिकॉज डार्ट्स इज अ गेम, ये गेम है भाई एक। डार्ट्स इज अ गेम लाइक बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स, है ना। बिलियर्ड्स में भी लास्ट में एस आता है, बट स्टिल उसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन्स जो कि है तो सिंगुलर, बट दे समहाउ टेक एस एट द एंड, ठीक है। सेम गोज फॉर रिकेट्स, रिकेट्स इज अ डिसीज, रिकेट्स इज अ डिसीज, बट ये सिंगुलर है, एस लगा हुआ है तो मत समझना कि भाई ये प्लूरल है। तो उसी तरह से और भी वर्ड्स हैं, बिलियर्ड्स हो गया, है ना, स्नूकर्स हो गया, स्नूकर्स है या स्नूकर है एक बार बता देना। डार्ट्स हो गया, ठीक है, रिकेट्स हो गया, मीजल्स हो गया, मम्प्स हो गया, ये सारे के सारे वर्ड सिंगुलर्स हैं, भले इनके लास्ट में एस लगा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए एक सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, measles have killed a large number of children in the Nagola region. Is it correct or not? Measles have killed a large number of children. Measles, measles has, बिल्कुल सही है। मीजल्स हैज होना चाहिए, है ना। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो ना, कुछ डाउट हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस बट आई एम टॉकिंग अबाउट रूटीन, आपके सिलेबस को लेके, आपके एग्जाम के पैटर्न को लेके, या फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, वो सब को लेके कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना अभी, है ना। तो मीजल्स एक सिंगुलर वर्ड है भाई, इज अ नेम ऑफ डिसीज, और हैज का यूज करिएगा। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो था ना, इसका कॉन्सेप्ट यही था, दैट देयर आर अ फ्यू नाउन्स जो कि होते तो सिंगुलर है, बट उनके लास्ट में एस होता है, एंड समटाइम्स वी थिंक कि वो प्लूरल है। डार्ट्स अगर नाम नहीं सुना हो तो, रिकेट्स है, मीजल्स है, लेकिन वो होते सिंगुलर्स है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दो वर्ड्स, दो क्वेश्चंस हैं विद द सेम वर्ड, मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट एंड हर मैथमेटिक्स इज वेरी वीक। आपको बताना है कि कौन सा वाला सही है। Mathematics is his favorite subject and her mathematics is very weak. Which of these two sentences is correct? फर्स्ट करेक्ट बता रहे हैं, सेकंड वाला कैसा गलत है कि सही है, बताइए। डेफिनेटली फर्स्ट वाला करेक्ट है, बिकॉज मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल सब्जेक्ट, सो वी आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब। बट इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड सेंटेंस, if I talk about the second sentence, कुतबो सेइंग वन सी, वन सी समझ में नहीं आएगा मुझे, टू करेक्ट। देखिए इसमें क्या है ना, आर होगा। नाउ दोज वर्ड्स थिंकिंग के आर क्यों होगा, आई वांट टू टेल देम दैट यहाँ पे इन दिस सेंटेंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। यहाँ पे द वर्ड मैथमेटिक्स डज नॉट रेफर टू द सब्जेक्ट, यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है ना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिज मैथमेटिकल एबिलिटीज और हर मैथमेटिकल एबिलिटीज। मैथमेटिकल एबिलिटीज, और वी कैन से अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्सन ऑफ मैथमेटिक्स। तो जब इस तरह से हम लोग बात करते हैं ना, वी ऑलवेज मेक इट प्लूरल, और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। और ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं एक्चुअल में। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट आईसीएस एंडिंग वर्ड्स,
ICS ending words like physics, civics, economics, politics, mathematics, statistics, ठीक है। एथलेटिक्स। ये जो आईसीएस एंडिंग वर्ड्स है ना, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। ये अब लगभग खत्म कर रहा हूं मैं ना, 1.5 1.5 आवर्स का ही क्लास रखेंगे हम लोग। बाकी आप बता देना, इफ यू गाइज आर ओके मैं 2 घंटे का क्लास कर सकता हूँ, ध्यान रखना। इफ यू गाइज आर ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम विद गोइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो विद योर कंसेंट, ठीक है, सभी लोग अगर एग्री करते हैं, मैं 2 घंटे की क्लास करूंगा। अब ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ना, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, ध्यान रखना। मैं इसको आपको लॉजिक बताता हूँ, या तो आप रट सकते हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर इन वर्ड्स के पहले आपको मिलता है देखने को द, या फिर वर्ड्स लाइक माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, अगर ये वर्ड्स आपको मिलते हैं ना, तो मान के चलना हमेशा प्लूरल काउंट होगा ये। जैसे कि हर यूज करा गया था, है ना, इसलिए हमने क्या किया, प्लूरल काउंट किया इसको। मैं पोलिंग करवा दूंगा जो तजु बोल रहे हैं। टाइम कांस्टेंट तो है आपके, ये तो मैं समझ रहा हूँ, जैन, है ना। चलिए 1.5 आवर्स भी इनफ होगा। बाकी अगर आप लोग चाहेंगे तो 2 घंटे हो जाएगी क्लास। चलिए कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। मैंने आपके साथ आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस रेडी करे थे, मैं कल से यही कर रहा था। लेकिन क्या है कि मैं आपको क्वेश्चंस करा नहीं पाया। जैसे देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हैं, ये देखिए। 30 miles आर लॉन्ग वे टू वॉक, 30 miles हैज पास्ड सिंस वी सेट ऑफ, है ना। बहुत सारी स्लाइड्स मैंने आप लोगों के लिए रेडी करके रखी थी। चलिए 1.5 आवर्स रखेंगे, नो प्रॉब्लम। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे कर लेता हूँ। 1 मिनट, आपके क्या कमेंट्स हैं? कहाँ से प्रैक्टिस करेगा, समझा नहीं क्या कह रहे हैं। WB PDF सर, होमवर्क में दे दीजिए। जिसने क्लास नहीं लिया है पहले उससे बताइए कैसे पढ़ना है। इतना टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस सीट्स भेज दीजिए। विल ट्राई आवर सेल्व्स एंड नेक्स्ट डे वी कैन डिस्कस। हाँ, देखिए, अगर मैं एक टॉपिक की बात करूं, सो डेफिनेटली मेरा प्लान है कि एक टॉपिक में, इन वन टॉपिक आई वांट टू कवर एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। अब एक क्लास में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में 50 क्वेश्चन थे मेरे पास, है ना। उसमें से कितने हो पाए मुझे नहीं पता। और मैं कुछ होमवर्क आपको, आई मीन बचे हुए मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। होमवर्क में आप ट्राई करोगे और फिर आप करोगे डिस्कस। डिस्कस आप क्लास में ही करोगे, तो डेफिनेटली मेरी और हमारी, या फिर कहें कि 2 क्लास जो है एक टॉपिक को कंज्यूम कर लेंगे, है ना। दो क्लास कम से कम एक टॉपिक में देनी पड़ेगी, क्योंकि एक क्लास में मैं आपको समझाऊंगा, दूसरी में आप थोड़ा सा, ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चन, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू सॉल्व द क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स में डिलीवर कर, मैं वही कर रहा हूँ, मैं कोशिश पूरी वही कर रहा हूँ। लेकिन कुछ चीजें क्या है, बिल्कुल शॉर्ट कर नहीं सकता, मुझे आपको समझाना ही पड़ेगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, 30 miles आर अ लॉन्ग वे, यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करी गई है। 30 miles हैज पास्ड, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करी गई है। तो मुझे सब आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा रीजन क्या है ना। अदरवाइज तो आप गलत करोगे। तो फिर भी हमारे पास इनफ टाइम है, और मैं इस मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। अगस्त में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बस जो चीजें मैं आपको भेजता जा रहा हूँ घर पे काम करने के लिए, उस पे आपको फोकस करना है। बिल्कुल होमवर्क में आंसर कीज भी प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, है ना, जैसे कि मैंने कल भी किया था। और आज मैंने डिस्कस किया आपके साथ में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ, सिंपल तरीका है मेरे पास में आपके लिए, जो कि अच्छा होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से क्या होता है कि कई बार आपके लिए होता है प्रॉब्लम, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि भैया उसमें पढ़ना क्या है, टॉपिक उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, है ना। जहां पे मुझे लगेगा ना इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, वहां पे हम लोग पहले कॉन्सेप्ट से डील करेंगे, और कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करने के बाद में फिर मैं आपको सेंड करूंगा क्वेश्चंस, है ना। कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्लास में करेंगे, कुछ मैं आपको सेंड करूंगा जिनको आप प्रैक्टिस करना, और आंसर कीज भी आपको दे दूंगा, और जिनको डिस्कस करना होगा वो उनको डिस्कस करेंगे। संडे का भी मैं आपको दिन दे दूंगा, मैं संडे का भी दिन आपको दे दूंगा टू डिस्कस। जो भी चीजें डिस्कस करनी हो संडे को डिस्कस करना, है ना। टाइम कम है लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा, और इंग्लिश 50 नंबर की है, इग्नोर मत करना, इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो प्लीज, 11:30 ऑलरेडी हो गया है, आप सब लोग को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होगा। चलिए तो मैं आपको होमवर्क में सेंड करूंगा, ठीक है, होमवर्क में सेंड करूंगा, वो आप प्रैक्टिस करना। और कल के टॉपिक में हम देखते हैं, कल एक नया टॉपिक हम लोग उठाएंगे। अगर आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं क्वेश्चंस आंसर करूंगा, अदरवाइज वील हैव अ न्यू टॉपिक। ठीक है। चलिए, कहने को तो अभी बहुत कुछ था आपके साथ में, देखिए क्या क्या क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर सका हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं इनको आपको सेंड करूंगा, है ना। मेरे पास और कोई चॉइस है नहीं, ये सब आपके साथ मुझे डिस्कस करना था। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं 2 दिन पूरा कल से मैं क्वेश्चंस रेडी कर रहा था। चलिए फिर, थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। जो भी जिन्होंने एडमिशन नहीं किया है, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, भाई हैं, भाई भैया, आप सबको बोलो ज्वाइन करें बढ़िया से, ठीक है, और अपना एग्जाम क्रैक करें। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबडी, एम एन जूम यूजर जैन। चलिए, आप क्लास लीव कर सकते हैं वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, कल मिलते हैं सेम टाइम पे एट शार्प 10 AM। ध्यान रखिएगा, छुट्टी मैं नहीं करूंगा, छुट्टी आप नहीं करेंगे। इंक्लूडिंग संडे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एग्जॉस्टिंग मेरे लिए भी होने वाला है, आपके लिए मुझसे ज्यादा होगा, बट एट द लास्ट आपको ही रिजल्ट मिलेंगे, आपको ही जॉब मिलेगी, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। चलिए, मेगा माइंड था क्या कोई? चलिए ठीक है।